हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी कवरेज में जुड़ चुके हैं बहुत ही खास मेहमान, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री हरीश रावत साहब। हरीश रावत साहब, बहुत बहुत स्वागत है इस वक्त आपका न्यूज नेशन पर और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। लोकतंत्र के पर्व में आप उतर रहे हैं उत्तराखंड के चुनाव मैदान में, किस तरीके की तैयारियां कांग्रेस पार्टी की? तैयारियां पूरी हैं, मुकम्मल हैं और हमारा कार्यकर्ता बहुत जोश में है और वो इस दिन का इंतज़ार कर रहा है। जब इलेक्शन कमीशन ने आज चुनाव की घंटी बजाई तो हमारे कार्यकर्ता ने कहना शुरू कर दिया कि भाजपा के काउंटडाउन, आउस्टर की काउंटडाउन शुरू हो गई है। तो हमारा कार्यकर्ता तो इस प्रतीक्षा में है कि कब चुनाव आए और वो जनता में जो परिवर्तन का मूड है उसको कांग्रेस की जीत में बदले। चुनावी रैलियों पर रोक है 15 जनवरी तक। हरीश रावत साहब, आपको लगता है सही फैसला है? जो फैसला सबके लिए है, विशेष तौर पर कोरोना को लेकर के, जनता की सुरक्षा को लेकर के, हम उस पर फैसले के साथ खड़े होंगे। लेकिन उस फैसले को लागू करने में ऐसा न हो कि सत्तारूढ़ दल के साथ कुछ भी हिसाब किताब और विपक्ष के साथ कुछ हिसाब किताब, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। जी, वो कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में उतरेगी, हरीश रावत उतरेंगे? मुझे कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है। महंगाई सबसे शीर्ष मुद्दा है। लोगों के रसोई में तो आग लगी है और पेट में लोगों के धौल मचा हुआ है। लोग बहुत परेशान हैं महंगाई से। उधर बेरोज़गारी उत्तराखंड में सब, हर परिवार को तिक्त किए हुए है। हर परिवार चिंतित है महंगाई, बेरोज़गारी को लेकर के। डबल इंजन विकास देने में बिल्कुल फेल हो गया, विकास ठप पड़ा हुआ है। जन कल्याण की योजनाओं को, समाज कल्याण की योजनाओं को जो कांग्रेस ने प्रारंभ की थी उनको भाजपा ने बंद कर दिया है। और दूसरी हमारी जो लोक कल्याण की नीतियां थी उनमें ऐसा बदलाव पैदा कर दिया कि उससे जो गरीब और कमज़ोर वर्ग था वो अपने को बिल्कुल निराश समझ रहा है। जी, कोविड काल में ये लोगों को सुरक्षा देने में फेल हो गए। चिकित्सा और शिक्षा व्यवस्थाएं बिल्कुल चौपट हो गई हैं। भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन चुका है। खनन के मामले में मुख्यमंत्री जी ने सारी नदियों को, गाड़ गधेरे तक को खोद डाला है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मुद्दे तो सर आपने बहुत सारे गिना दिए, नाम की चीज ही नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पर है। लेकिन हरीश रावत साहब, 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बहुत करारी हार हुई थी उत्तराखंड में। 2022 के चुनावी मैदान में कैसे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे आप? देखिए, उस समय एक चरम था और मोदी जी ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगा करके जिस तरीके से शमशान घाट, कब्रिस्तान का मामला उछाल करके पॉलिटिक्स को पोलराइज किया, उसका असर उत्तराखंड में भी पड़ा, उत्तर प्रदेश में भी पड़ा। और वो एक असाधारण स्थितियाँ थी। मगर उस असाधारण स्थिति में भी उत्तराखंड में हम 34% अपना बेस वोट बचा करके रख सके। जितने प्रतिशत वोट के बल पर हम 2012 में सत्ता में आए थे, हमको उतना वोट 2017 में भी मिला। तो वो वोट आज अपने को आहत महसूस कर रहा है और वो वोट चाहता है कि कांग्रेस हर हालत में जीते। जो ये 34% वोटर है, ये हमारे लिए जीत को खींच करके लाएगा और उसके लिए काम कर रहा है। इस समय हमारा कार्यकर्ता बनकर के 34% वोटर जिसने कांग्रेस को वोट दिया है वो काम कर रहा है। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि कार्यकर्ता कम और नेता ज्यादा हैं। क्या उत्तराखंड कांग्रेस भी इसी समस्या से जूझ रही है? इस समय सब नेता कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं और मैं खुद ही सबसे बड़ा कार्यकर्ता हूं। इस समय मैं हर वो काम कर रहा हूं जो एक कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस के आदमी को करना चाहिए। किसी तरीके की कोई आंतरिक कलह कांग्रेस पार्टी में उत्तराखंड में जिससे आप इस वक्त दो चार हों? देखिए, हम एक जीवंत पार्टी हैं, एक डायनेमिक पार्टी हैं। अलग अलग विचार के लोग हैं और विचार मंथन चलता रहता है। उसमें कुछ सवाल उठते हैं लेकिन समय के साथ उनका समाधान निकाल लिया जाता है। और आप बेफिक्र रहिए, हमारे मतभेद कुछ भी रहे हों लेकिन वो चुनाव जीतने में के रास्ते में नहीं आएंगे। हम सब एकजुट होकर के अपने लक्ष्य की तरफ चलेंगे। आप बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, बार बार तीन दिगाड़ा कर रहे हैं।
बीजेपी सवाल कर रही है कि देखिए साहब, यहां तो कलह हमसे ज्यादा है। भाजपा में कोई कम है? भाजपा के अंदर यदि कला नहीं थी तो 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले गए? हाँ? ये तो स्पष्ट एक्नॉलेजमेंट है कि कला थी करके। और कला की हालत ये थी, तीसरा मुख्यमंत्री आज चौथा होता मुख्यमंत्री, वो तो बाल बाल बच गए जो वर्तमान वाले मुख्यमंत्री हैं। और आज भी कला है। तो ये तीन और विधायक एक दूसरे नारा पर है, खुलेआम आरोप लगा रहे हैं। मंत्रीगण एक दूसरे के ऊपर खुलेआम दिए। 3 तिगाड़ा, काम बिगाड़ा। उत्तर भाजपा नहीं आएगी दोबारा, ये जनता कह रही है। हम तो केवल 3 तिगाड़ा, काम बिगाड़ा कह रहे हैं। जनता कह रही है कि भाजपा नहीं आएगी अब दोबारा। हरीश रावत साहब कहां से चुनाव लड़ेंगे? तो जहां से पार्टी कह देगी। हम तो बाबा तबियत के आदमी हैं, जहां पार्टी ने कह दिया वहीं अपना त्रिशूल गाड़ करके अलग निरंजन कह देंगे। नहीं मतलब कहां सर, कुछ तो थोड़ा सा हिंट दीजिए। हरिद्वार, अल्मोड़ा, मैदान, पहाड़, कहां हरीश रावत नजर आएंगे अपने लिए प्रचार करते हुए? वो लड़ाओ कहेंगे तो लड़ाऊंगा, वो लड़ो कहेंगे तो लड़ूंगा, वो कहेंगे दोनों काम करो तो दोनों काम करूंगा। ये तो पार्टी को तय करना है। देखिए, एक स्थिति के बाद आपको अपना सवाल जो है पार्टी के ऊपर छोड़ देना पड़ता है। तो हमने अपना सवाल पूरी तरीके से पार्टी के ऊपर छोड़ दिया है। जो पार्टी का हुक्म होगा उसका पालन करें। हरीश रावत साहब, 1-2 सवाल बस मैं और आपसे जानना आ जाएगा 2-4 दिन में। ठीक है हरीश रावत साहब, 1-2 सवाल मैं आपसे और जानना चाहूंगा। बीजेपी उम्र को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा बना रही है। युवा जोश बनाम उम्रदराज नेता, क्या आपको लगता है कि ये कहीं कोई एक फैक्टर हो सकता है जिससे हरीश रावत साहब को जवाब देने में थोड़ी असहजता है? मुझे कोई असहजता नहीं है। मैं तो उनसे कह रहा हूँ कि आओ मुझसे दौड़ लगा लो युवा का, यदि वो चाहिए। हरीश साहब आपदा में जिन जिन गाँवों में चढ़ करके गया है, वहाँ जो है ये युवा जोश तो देहरादूनी में दिखाई दिया है। हाँ, जितना खनन में युवा जोश दिखाई दे रहा है तो वो जोश तो मुझ में नहीं है। हाँ, मुझ में इतनी परिपक्वता ज़रूर है कि मैं यहाँ की नीतियों को, इनके सब चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करके, संसाधनों को बढ़ा करके उत्तराखंड के विकास को एक नए रास्ते पर डाल सकता हूँ। जो मशीन इन्होंने बिगाड़ दी है उसको मैं सुधारने का काम कर सकता हूँ और ये काम कर सकता हूँ। यदि लोगों को एक समझदार परिपक्व नेतृत्व चाहिए तो लोग विकल्प के रूप में यदि मुझे ठीक समझते हैं तो देख सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा आप लगातार मौन व्रत कर रहे थे। क्या अब आचार संहिता लागू होने के बाद भी हरीश रावत साहब मौन व्रत करते हुए नजर आएंगे या मुखरता के साथ अपनी आवाज उठाते हुए? दोनों करेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कभी मौन रहना जो है बोलने से ज़्यादा प्रभावी होता है। ये हमको गांधी बाबा सिखा करके गए हैं। तो गांधी की सीख तो हमारे साथ ही जाएगी ना। जब तक हम हैं जिंदा तब तक गांधी की सीख रहेगी हमारे कानून में। भाजपा में हम में यही तो अंतर है। वो तो वो गांधी का नाम लेना भी उनको गवारा नहीं है और हम गांधी की सीख के साथ ही जाएंगे। ठीक है। आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में लगातार सक्रिय है। क्या आपको लगता है कि वो सूबा जहां पर मोटे तौर पर लंबे वक्त से सूबे के वजूद से लेकर अब तक कांग्रेस और बीजेपी में लड़ाई थी, वहां इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है? ईमानदार विश्लेषण हरीश रावत साहब जैसे दिग्गज कद्दावर नेता। हाँ, लोग देखिए उनको पार्टी के रूप में अपने एक्सपेंशन का पूरा अधिकार है, मगर जिस तरीके से वो उन्हीं स्टेटों में अपनी प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला है, उससे अब लोग ये समझ रहे हैं कि आप वोट कटुआ है। एक बार यदि वोट कटुआ का टैग लग जाएगा तो दिल्ली में भी केजरीवाल साहब के लिए यात्रा कठिन हो जाएगी। इस बात का जरा केजरीवाल साहब ख्याल करें। नहीं, ऐसा नहीं है पूरी तरीके से। इस समय उत्तराखंड को देखिए, वो मध्य प्रदेश में नहीं है, वो छत्तीसगढ़ में नहीं है, वो राजस्थान में नहीं है उतनी मुखरता से। वो पंजाब में है जहां अकाली भी हैं, भाजपा भी हैं, आप भी हैं। पंजाब में कर रहे हैं वो वहाँ भी वो गुजरात में भी कर रहे हैं और जगह भी कर रहे हैं, गोवा में भी कर रहे हैं। सब जगह जो है वोट कटवा का काम कर रहे हैं। और मैं उनसे चाहता हूँ कि वोट कटवा का काम न करें। क्या इस वक्त हम कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पद के भावी उम्मीदवार के तौर पर बात कर रहे हैं हरीश रावत साहब से, या इसको लेकर अभी कहीं संशय है पार्टी के भीतर? आप ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जो शख्स उत्तराखंड में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने,
इसको सुनिश्चित करने के लिए प्राणपण से लगा हुआ है। कांग्रेस का मुख्यमंत्री अगर बनता है तो वो कौन बनना चाहिए हरीश रावत साहब के मुताबिक? जिसके साथ आपकी भावनाएं होंगी, दुल्हन वही जो पिया मन भावे, कि बाबा केदारनाथ जिसको आशीर्वाद दे देंगे, सोनिया जी जिसे उचित समझेंगी, जिसको बना देंगे, हम उसके साथ। पिछली बार आपकी सूबे में सिर्फ 11 सीटें आई थी, इस बार आपका अनुमान क्या कहता है, कितनी सीटें आप जीत रहे हैं इस बार? देखिए, मैं संख्या बताने का अहंकार तो भाजपा को है, हम उस अहंकार से काम नहीं लेते, लेकिन हमारी विनती जरूर है उत्तराखंड के लोगों से कि राजनीतिक स्थिरता के लिए बहुत आवश्यक है कि आप कांग्रेस को एक अच्छा बहुमत दें, एक अच्छा बहुमत दें, जिससे राजनीतिक स्थिरता रहे। उम्मीदवारों का चयन कांग्रेस पार्टी किस आधार पर कर रही है? जिताऊ उम्मीदवार किसी भी पार्टी से आ जाए टूटकर, या कांग्रेस पार्टी का पुराना कार्यकर्ता, जुझारू कार्यकर्ता? ना, ऐसा कुछ नहीं है। हम जिताऊ के साथ सिद्धांतों को भी देख रहे हैं, हम पार्टी के प्रति समर्पण को भी देख रहे हैं, और उत्तराखंड के लिए कितनी समझ है। आखिर नुमाइंदगी तो उनको उत्तराखंड की करनी है, वो कितने ही जिताऊ हों, कितने ही साधन संपन्न हो, यदि वो व्यक्ति उत्तराखंड के लिए समर्पित नहीं है, वो लूट करने के इरादे से उत्तराखंड के राजनीति में प्रवेश कर रहा है, तो उसको थोड़ी हम अपना उम्मीदवार बना देंगे। हरीश रावत साहब, क्या आपका आकलन है? क्या आपको लगता है कि 10 मार्च को शक्तियां हैं तो कुछ कमजोरियां भी हैं? हरीश रावत साहब, क्या आपका आकलन है 10 मार्च को अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे चर्चा में, तो क्या मैं आपको शुभकामनाएं दे पा रहा हूंगा? आपको ऐसा लगता है उत्तराखंड के नतीजों को लेकर? जी, मैं आपकी इस सवाल को एडवांस शुभकामना के रूप में ले रहा हूं, और मैं 10 मार्च की प्रतीक्षा करूंगा कि आपसे बात कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चुनावी मैदान में उतरने के लिए। तो आप सुन रहे थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साहब को, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज कद्दावर नेता हैं, जो बता रहे हैं कि उत्तराखंड में इस बार कांग्रेस पार्टी किस तरीके से बहुमत हासिल करने जा रही है। सीएम का चेहरा कौन होगा, इसका नाम तो हरीश रावत साहब ने नहीं लिया, लेकिन लगातार जो दावेदारी है वो हरीश रावत साहब अपनी पेश करते रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि हरीश रावत ही एक बड़े चेहरे और इकलौते चेहरे होंगे अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो। लेकिन पिछला चुनाव 2017 का वो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा नहीं था। उत्तराखंड में सिर्फ 11 सीटें मिली थी कांग्रेस पार्टी को। ऐसे में कार्यकर्ताओं में कैसे मनोबल बढ़ाया जाए, कैसे कांग्रेस पार्टी उस हार को जीत में तब्दील करे,